हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, हम कर रहे हैं हिंदी नेट जेआरएफ परीक्षा चयनित विषय आधारित प्रश्न जून 2009 से जुलाई 2018 तक के प्रश्न पत्र। तो जरा देखते हैं अपना अगला प्रश्न पत्र। दोस्तों, आज हम करेंगे जुलाई 2016 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। दोस्तों, हमारा प्रश्न है, ध्यान दें, चौपाई छंद का पूर्व रूप क्या है? तो ध्यान दें, अरिल। अरिल चौपाई छंद का पूर्व रूप है। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, जरा ध्यान से सुने। डिंगल कवियों की, किसकी? डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद क्या है? रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं, ठीक है, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? तो ध्यान दें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, जिसमें इन्होंने रीति काव्य की 6 धाराएं बताई हैं, जो कि अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। फिर से सुनेंगे प्रश्न को और देखेंगे सभी 6 धाराओं को। जरा ध्यान से सुनना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है ये, गौर करें जरा। सबसे पहले है दोस्तों, ध्यान दें, गौर करें, डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, फिर है निर्गुणिया संतों की वाणियां, फिर है कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, फिर है राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, फिर है सूफी साधना, कौन सी? सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ठीक है, क्या है? ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य। तो ये क्या है? ये 6 धाराएं हैं दोस्तों, जो कि अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये कथन किसका है? तो ध्यान रखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न, जरा ध्यान दें। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, नाद। नाद कहते हैं किसे? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे हम नाद कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वामी अग्रदास का संबंध किससे है? तो ध्यान दें, राम भक्ति शाखा से। राम भक्ति शाखा से स्वामी अग्रदास जी का संबंध है, ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जायसी, ठीक है, और नाभादास के गुरु थे कौन? अग्रदास, ध्यान रखें। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, ध्यान देना। जायसी ने अपनी काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। तो पूछ रहे हैं कि जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो ध्यान देना जरा, आखिरी कलाम का। किसका? आखिरी कलाम का। फिर है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान दें, अगला प्रश्न, विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य कौन है? तो यहाँ विशिष्टाद्वैतवाद की बात हो रही है, जिसके प्रस्तोता आचार्य हैं रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य, याद रखें। अगला प्रश्न है, गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय, जिसके संपादक कौन है? चैतन्य महाप्रभु ही हैं, ठीक है, और ये बंगाल में था, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, हित 84। हित 84 इस रचना के रचयिता कौन है? तो ध्यान रखें, हित हरिवंश। हित हरिवंश की रचना है हित 84, ध्यान रखेंगे दोस्तों।
अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। यहाँ पर एक कथन है, गौर करेंगे। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। तो ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। अब अगला प्रश्न है, ध्यान दें, कुछ पंक्तियां हैं, ध्यान दें। गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न। गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न। बंदौ सीताराम, बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। यह काव्य पंक्तियां किसकी है? तो ध्यान रखें, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की पंक्ति है, गिरा अरथ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न। बंदौ सीताराम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो तुलसीदास की पंक्ति है, ध्यान रखें। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। यहाँ पर एक कथन है, ध्यान से सुनना जरा। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। क्या है प्रश्न? धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। क्या कह रहे हैं? इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। एक बार फिर से सुनेंगे पूरा कथन, गौर करेंगे दोस्तों। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें। कुलपति मिश्र, सुरती मिश्र, निरिप शंभु तथा पजनेश कवि में से नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना किस कवि ने नहीं की है? तो दोस्तों ध्यान रखें, कवि पजनेश ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है। इसके अलावा कुलपति मिश्र जी, सुरती मिश्र जी, निरिप शंभु इन सभी कवियों ने नखशिख शीर्षक से काव्य ग्रंथों की रचना की है। और जिसने नहीं की कौन से कवि हैं? कवि पजनेश। याद रखें। अगला प्रश्न है, गौर करना जरा। अंग दर्पण, कौन सी? अंग दर्पण किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, रसलीन की। किसकी? रसलीन की रचना है अंग दर्पण, ध्यान रखें दोस्तों। रसलीन की एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। क्या है? अमिये हलाहल मद भरे, अमिये हलाहल मद भरे जियत श्याम रत्नार। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कुछ इसी तरह की पंक्ति है। ठीक है, अमिये हलाहल मद भरे, इतनी टर्म याद रख लें, ये पंक्ति कई बार रिपीट होती है। ठीक है, तो देख लेना प्रश्न पत्र में जब आप लगाएंगे तो वो यह पंक्ति आपको जरूर मिलेगी। अदरवाइज आप मेरे वन लाइनर क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं आप उन्हें देख सकते हैं। रीति काल तक वीडियो बनाए हैं दोस्तों, तो प्रत्येक काल के अंतिम कुछ वीडियो जो हैं वो उस काल की किससे पंक्तियों से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण पंक्तियां ली है मैंने, तो आप एक बार चाहें तो समय निकाल करके वीडियोस को जरूर देख लेना। और दोस्तों जिन लोगों को मेरा चैनल नहीं मिलता है यूट्यूब पर, तो आप क्या करें, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा टर्म सर्च करें, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। और समय निकालकर सभी प्लेलिस्ट जरूर देख लें। ठीक है, और स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ें दोस्तों, लगातार पढ़ें, मन से पढ़ें और ढंग से पढ़ें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न। ठीक है, अमिये हलाहल, मुझे वो पंक्ति याद आ रही है, थोड़ी थोड़ी भूल रही हूँ। अमिये हलाहल मद भरे
श्वेत श्याम रत्नार, ऐसे है। अमिये हलाहल मद भरे श्याम श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत एक बार, जेही चितवत एक बार। तो दोस्तों ये पंक्ति है किसकी? रसलीन की। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है रसलीन की, और रसलीन की रचना है कौन सी? अंग दर्पण, अंग दर्पण, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना दोस्तों, क्या है यहाँ पर पंक्ति है, ठीक, ध्यान दें। चिर जो जीवो जोरी जुरई, चिर जीवो जोरी जुरई, क्यों ना सने गंभीर, चिर जीवो जोरी जुरई, क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के भीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के बीर। तो दोस्तों इसमें वृष भानुजा और हलदर में कौन सा अलंकार है? तो ध्यान रखें, श्लेष अलंकार है। कौन सा? श्लेष अलंकार है। किसमें? वृष भानुजा और हलदर में, ठीक है। एक बार ध्यान से सुने, पंक्ति है दोस्तों, बहुत ज्यादा रिपीट होती है, ये भी गिनी चुनी पंक्तियां हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और जिनसे अलंकार पूछे जाते हैं। तो आप एक बार चाहे तो मेरे घटना चक्र में जो अलंकारों के वीडियो हैं आप उन्हें देख लें, ठीक है। कुछ पंक्तियां आपको वहां से पता चल जाएंगी। उसके बाद अपनी पुस्तकें उठाएं, पुस्तकों में भी पंक्तियां दी गई हैं, उन सभी पंक्तियों को अच्छे से देख लें, ठीक है। और ध्यान कर ले कि कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अलंकारों की क्या होती है? टेक्निक्स होती है। आपको पूरी पंक्ति याद रखने की जरूरत नहीं है। पंक्ति में से कुछ एक मात्र शब्दों को छांटना होता है जिनके आधार पर हम क्या अलंकारों का पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये तरीका अगर आपको देखना है तो आप मेरे क्या देख सकते हैं, घटना चक्र के वीडियो देख सकते हैं अलंकारों वाले। आपको चीजें बहुत ही डीप में समझ में आएंगी, ठीक है। तो जरा ध्यान दे दोस्तों, पंक्ति है, चिर जीवो जोरी जुरई, चिर जीवो जोरी जुरई, क्यों ना सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा वे हलदर के बीर। तो ध्यान दें, वृष भानुजा और हलदर में यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब जरा देखें अगला प्रश्न, गौर करेंगे। कथन है दोस्तों, क्या कथन है? ध्यान देना जरा। अष्टछाप में, किसमें? अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें सूरदास के पीछे यानी सूरदास के बाद इन्हीं कवि का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। कैसी है? इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है। क्या? ध्यान से सुनना, यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है, अभी उत्तर में मिलेगा आपको नाम। तो जरा ध्यान दें, इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, रामचंद्र शुक्ल जी का। रामचंद्र शुक्ल का कथन है दोस्तों, क्या कि अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो दोस्तों ये जो पंक्ति कही गई है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, किसके लिए? नंददास कवि के लिए कही गई है। ध्यान रखना, सूरदास के बाद अगर अष्टछाप में कोई बड़े कवि माने गए हैं तो वे हैं नंददास। कौन? नंददास। और ध्यान रखें, एक नंददास की प्रसिद्ध रचना है भंवर गीत, भंवर गीत, ठीक है। और साथ में रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी नंददास की भी है और किसकी? रहीम की रचना भी है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक। तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, याद रखना। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, क्या है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत एवं विष्णु प्रिया, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की नायिका प्रधान रचना कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखें, पंचवटी। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, पहली बात, लेकिन नायिका प्रधान रचना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा यशोधरा, साकेत और विष्णुप्रिया, ये तीनों की तीनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं और तीनों की तीनों रचनाएं नायिका प्रधान रचनाएं हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पंक्ति है, जरा ध्यान दे दोस्तों,
छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया। क्या है? छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो ध्यान देना जरा, सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत जी की पंक्ति है। क्या? छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो ध्यान रखें, सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य पंक्तियां हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दिनकर की कृति यानी रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और उर्वशी, इनमें से कथानायक कर्ण किसमें है? ठीक है, इनमें से किस कृति में कथानायक कर्ण है? तो ध्यान दें, रश्मिरथी में। ठीक है, रश्मिरथी कृति में कथानायक कौन है? कर्ण है। और ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, ध्यान रखें। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात सुने, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की भी रचना है। ठीक है, जो कि 1956 के आसपास आई है। देख लेना एक बार इसका समय। ठीक है, बाकी ध्यान दें, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी रचना है जिसका समय है 1909। तो जब भी उर्वशी रचना आपके सामने एग्जाम्स में आएगी तो आप क्या करेंगे? आप ऑप्शंस पर ध्यान देंगे, ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों, और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है उसके हिसाब से आप आंसर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देना जरा। अब यहाँ पर एक बार फिर से सुन ले। दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा तथा उर्वशी, इनमें से कथानायक कर्ण किसके पात्र हैं? तो ध्यान रखें, कथानायक कर्ण है किसमें? रश्मिरथी में। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना। क्या है? अब तक क्या किया, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। क्या है पंक्ति? अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम कम। तो ये उपर्युक्त पंक्तियां किसकी हैं? तो ध्यान रहे, मुक्ति बोध की, गजानन माधव मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं। क्या? ध्यान से सुने। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत कम कम। ठीक है, दिया बहुत बहुत कम। ये गजानन माधव मुक्ति बोध की पंक्तियां हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से सुने। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देना जरा। यहां पर भी एक पंक्ति है, ध्यान से सुने। क्या है? मौन भी अभिव्यंजना है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो इसमें यहाँ पर अब ध्यान दें, मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी किस रचना में की है? तो पहली बात तो ये समझे कि ये पंक्तियां किसकी हैं? अज्ञे की हैं। और कहाँ से ली गई हैं? तो ध्यान दे दोस्तों, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये। क्या है? इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, इससे ली गई पंक्तियां हैं। क्या? कौन सी? मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इसके बाद अब ध्यान दें, मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञे ने अपनी रचना इंद्रधनुष रौंदे हुए में इंद्रधनुष रौंदे हुए ये इसमें की है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही जबरदस्त पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न देखें, ध्यान दें। क्या है? विद्रोहिणी अम्बा, विद्रोहिणी अम्बा, इस नाटक के रचयिता कौन है? तो ध्यान दें, उदय शंकर भट्ट, उदय शंकर भट्ट की रचना है विद्रोहिणी अम्बा। और ये क्या है? तो ध्यान रखें, एक नाटक है विद्रोहिणी अम्बा। किसका है? उदय शंकर भट्ट जी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, गौर करें। अजात शत्रु, अजात शत्रु, विक्रम आदित्य, विक्रम आदित्य, लहरों के राजहंस। ठीक है, लहरों के राजहंस किसका है? मोहन राकेश जी का नाटक है। अजातशत्रु किसका है? तो ध्यान रखें,
जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। 1922 में आया हुआ नाटक है अजात शत्रु। फिर है दशाश्वमेध। दशाश्वमेध नाटक में प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है। अब ये क्या प्रश्न बनेगा, जरा ध्यान से सुनना, एक बार फिर से सुने प्रश्न को, गौर करेंगे दोस्तों। अजात शत्रु, विक्रमादित्य, लहरों के राजहंस एवं दशाश्वमेध, इन नाटक में से किस नाटक में प्रच्छन्न गायक गौतम बुद्ध है? गौतम बुद्ध है। तो ध्यान रखें, लहरों के राजहंस नाटक में, लहरों के राजहंस नाटक में किसका नाटक है? लहरों का राजहंस, मोहन राकेश जी का नाटक है लहरों के राजहंस। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान देना, ज्ञानदेव अग्निहोत्री क्या है? गौर करें, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनमें से सर्वाधिक नाटकों के रचयिता कौन है? तो ध्यान दें, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण लाल जी, इन्होंने सर्वाधिक नाटक लिखे हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे ज्यादा नाटक लिखने वाले कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। और दोस्तों ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाटककार, ठीक है, इनके नाटक जरूर पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में, तो आप इन्हें बहुत अच्छे से कर लें, इनके सभी नाटकों को। ठीक है, ध्यान रखना। तो ध्यान दें, अगला प्रश्न है, क्या है? पूस की रात। अगला प्रश्न है, जरा गौर करें, क्या है? पूस की रात। किसकी रात? पूस की रात। कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? तो ध्यान दें, हल्कू पूस की रात कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अब ये कहानी किसकी है? तो ध्यान रखना, प्रेमचंद जी की कहानी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की कहानी है पूस की एक रात, जिसके पात्र हैं कौन? हल्कू। अगला प्रश्न है, सूरज का सातवां घोड़ा, इस उपन्यास के लेखक कौन है? तो ध्यान दें, धर्मवीर भारती का उपन्यास है सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, औपन्यासिक जीवनी। कौन सी? औपन्यासिक जीवनी आवारा मसीहा किस पर आधारित है? तो ध्यान दें, शरद चंद्र के जीवन पर आधारित औपन्यासिक जीवनी है आवारा मसीहा, जिसके लेखक कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे, विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है औपन्यासिक जीवनी। ठीक है, आवारा मसीहा, जिसमें शरद चंद्र के जीवन को आधार बनाया गया है। एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये इतना बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आप ये याद कर लें अच्छे से। ठीक, अब जरा देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, झरोखे, कड़ियां, बसंती और पीढ़ियां, इस उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखें, पीढ़ियां उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ठीक है, जरा ध्यान दें एक बार फिर से, झरोखे, कड़ियां, बसंती तथा पीढ़ियां, इन उपन्यास में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, पीढ़ियां। ठीक है, इसके अलावा झरोखे, कड़ियां और बसंती, ये तीनों उपन्यास किसके हैं? भीष्म साहनी जी के उपन्यास है। अब जरा ध्यान दें, एक है उपन्यास तमस। कौन सा? तमस, भीष्म साहनी जी का बहुत ही चर्चित उपन्यासों में से एक है उपन्यास तमस। ध्यान दे दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, जरा गौर करेंगे, नागा अर्जुन, ठीक है, जिनका क्या था वास्तविक नाम? तो वैद्यनाथ मिश्र नागा अर्जुन जी का
वास्तविक नाम था। अब जरा प्रश्न को ध्यान से देखें, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर, किसके जीवन पर? मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? तो ध्यान दें, वरुण के बेटे, वरुण के बेटे उपन्यास मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है। और किसका है? तो ध्यान रखें, नागार्जुन का, नागार्जुन का उपन्यास है। इसके अलावा एक उपन्यास और है इनका, कौन सा? बलचनामा, बाबा बटेश्वर नाथ। ठीक है, ये दो उपन्यास और हैं, किसके? नागार्जुन के, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें, माटी की मूर्तें, माटी की मूर्तें, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, रामवृक्ष बेनीपुरी जी, रामवृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान देना, कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? किसके? कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ध्यान रखें, माखनलाल चतुर्वेदी जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी संपादक थे कर्मवीर पत्रिका के। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की जीवनी, ध्यान से सुने, महात्मा गांधी की जीवनी, अकाल पुरुष गांधी, कौन सी? अकाल पुरुष गांधी, इसके लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार की जीवनी है अकाल पुरुष गांधी, जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित जीवनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, क्या है? ध्यान देना जरा, कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ कौन सा है? क्या है प्रश्न? कृष्णा सोबती द्वारा रचित संस्मरणात्मक ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखें दोस्तों, हम हशमत, हम हशमत कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। और कैसा है? तो उपन्यास नहीं है, संस्मरणात्मक ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखें। और ये इसके कई सारे पार्ट है, यानी 4 पार्टों में है ये हम हशमत, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रचना भी है। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, जरा ध्यान दें, कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखें, टी.एस. इलियट का, टी.एस. इलियट का कथन है। क्या? कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं है, व्यक्तित्व से पलायन है। तो ध्यान रखें, टी.एस. इलियट का कथन है। अगला प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया, बायोग्राफिया लिटरेरिया, इस रचना के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, कॉलरेज, कॉलरेज की रचना है बायोग्राफिया लिटरेरिया। अगला प्रश्न है, पेरियुपसिस, कौन सी? पेरियुपसिस, इस रचना के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? जरा ध्यान दें, पेरियुपसिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? तो ध्यान दें, लॉन्जाइनस ने, लॉन्जाइनस ने पेरियुपसिस के आधार पर काव्य में उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्यान दें, श्रेष्ठ कविता, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंता होना चाहिए। ठीक है, यह विचार किसका है? तो ध्यान रखें, पाश्चात्य चिंतक वर्ड्सवर्थ का, पाश्चात्य चिंतक वर्ड्सवर्थ का विचार है। क्या? श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है। सहज उच्छलन शब्द याद रखें दोस्तों, बहुत ज्यादा पूछी जाती है पंक्ति। किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। ठीक है, तो ये पंक्ति है पाश्चात्य चिंतक वर्ड्सवर्थ की, ध्यान रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, जरा गौर करेंगे, क्या है? नया साहित्य नए प्रश्न, नया साहित्य नए प्रश्न, इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ध्यान रखें, नंद दुलारे वाजपेयी जी, नंद दुलारे वाजपेयी जी। ठीक है,
लेखक है किसके? नया साहित्य नए प्रश्न के। अगला प्रश्न है क्या प्रतिभा का संबंध किससे है? तो ध्यान रखना, प्रतिभा का संबंध काव्य हेतु से है। किससे? काव्य हेतु से है। अगला प्रश्न है कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो ध्यान रखें, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक है। और कहां से निकलती थी ये पत्रिका? तो ध्यान रखना, काशी से। का से काशी, का से कवि वचन सुधा, ऐसे याद रखें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।